Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the topic High Court. रिसेंटली आपको पता है कि हम जो है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर लेक्चर्स की सीरीज जो है हमने शुरू की हुई है। इसके बारे में पहले 3 लेक्चर्स जो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर फुल फ्लेश्ड बैकग्राउंड हिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम चीज़ें, अपॉइंटमेंट्स, जजेस की तकर्री और उनकी क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, सारी A to Z चीज़ें जो आप अपलोड कर चुकी हैं। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है। द जुडिशल एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिहाज से ये उसका नेम है, वहाँ पर ये तीनों लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो आप वहाँ से इसके बारे में जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, वो हमारा जो है वो आता है हाई कोर्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का हमारा कंप्लीट हो चुका था, वो लेक्चर 3 में मौजूद है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर के बारे में। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको इसके साथ आइडिया भी हो जाए कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। देर इज अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस एंड येट अनदर हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अब सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कितनी हाई कोर्ट्स हैं। तो हमारी जो है इस लिहाज से देखा जाए तो अब भी ये बात कही जाती है कि जी 4 हैं। बहरहाल अब ये 5 हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक अलग से सूबा बन चुका था, उसकी अपनी है। तो 5 हमारी हैं। एंड येट अनदर हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिहाज से एक हाई कोर्ट मौजूद है। तो इस लिहाज से टोटल जो है हमारी इस क्राइटेरिया के लिहाज से हाई कोर्ट्स जो हैं वो 6 बनती हैं। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर पॉइनी जजेस। यानी कि जो हमारी है हाई कोर्ट्स, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस और अदर जो जजेस होते हैं वो उससे जो निचले रैंक के होते हैं वो मौजूद होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज फिक्स्ड एट 60। ये अब ये देख लीजिए, स्ट्रेंथ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक, कि अगर हम देखें तो इसकी जो तादाद है, ठीक है, वो आपको मिलेगी किस तरह से मिलेगी। 60 हमारी लाहौर हाई कोर्ट की है। सिंध की देखें तो 40 मिलेगी। और इसके अलावा देखिए पेशावर हाई कोर्ट की तो उसकी 20 है। ठीक है, बलूचिस्तान की देखें तो उसकी जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो 11 है। ठीक है, ये जहाँ पर ये कर्सर आ रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एट 7। तो ये इनकी बेसिकली आप ये देख लिए कि तादाद है। जिस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट की बताई जाती है कि उसके जो हैं वो 17 कुल जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 16 अदर जजेस हैं। तो इसी तरह से ये हमारे बाकी जो है वो उनकी बताई गई है हमारी हाई कोर्ट्स की। तो लाहौर हाई कोर्ट की 60, सिंध की 40, पेशावर हाई कोर्ट की 20, बलूचिस्तान की 11, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7। क्वालिफिकेशंस मेंशन फॉर द पोस्ट ऑफ जज आर 10 years experience as an advocate of high court and 10 years experience सॉरी सर्विस एज अ सिविल सर्वेंट। अब देखिए, तो जिस तरह से हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी सुप्रीम कोर्ट की कि उसके जज के बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगे, उसी तरह से हाई कोर्ट के जज के लिए भी क्वालिफिकेशंस मौजूद है। अब इसकी क्वालिफिकेशन को ना अ, याद रखने का तरीका ये है कि इसके अंदर जो 10 का फिगर है हाई कोर्ट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा है। हर जगह 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट भी, सिविल सर्वेंट का भी। फिर अगर आप जुडिशियल ऑफिस ऑफिस को कंट्रोल करने के लिहाज से एक्सपीरियंस देखें, वो भी 10 years का है। हाँ, सिर्फ 3 साल अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज से वर्क कर सके चुके हैं तो फिर भी आप हाई कोर्ट के जज लग सकते हैं। तो ये 3 का फिगर सिर्फ एक पोस्ट के लिए है। बाकी जितने भी उन्हें क्वालिफिकेशन है वो 10 years का, 10 का जो वर्ड है वो मंसूब है हर एक के साथ। तो इस लिहाज से हाई कोर्ट की जब क्वालिफिकेशंस की बात आती है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है, तो आप इसको 10 के फिगर से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स इन द पास्ट। अब ये पास्ट की थोड़ी बात बताई जा रही थी कि उस टाइम क्या तरीकेकार होता था। द प्रैक्टिस यूज टू बी दैट इनिशियली द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट would prepare a list of candidates which was submitted to the president through the governor of the province and the chief justice of Pakistan। अब सबसे पहले तरीकाकार जो है ना वो ये होता था कि जो कि चीफ जस्टिस होता था हाई कोर्ट का, वो कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाता होता था और वो प्रेसिडेंट को सबमिट करवाने के लिए ना भिजवा देता था गवर्नर ऑफ प्रोविंस को।
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो दोनों मिलके इस चीज को डील करते थे प्रेसिडेंट को भिजवाने के लिए ना। तो जो प्रेसिडेंट था ना, उसकी जो सिलेक्शन थी वो फाइनल समझी जाती थी। द प्रेसिडेंट मेड द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम द सेट लिस्ट, तो ये चीज होती थी। सब्सिक्वेंटली नतीजतन हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ruled that the recommendation of the Chief Justice of Pakistan and the Chief Justice of High Court shall be binding on the President except for sound reasons to the contrary। अब यहाँ पे रुकते हैं और बताते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जो पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था, फिर ये हुआ कि केस था जो कि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन का था, उसके अंदर इख्तियारात चीफ जस्टिस को सौंप दिए गए। किस तरह से? उनका पहले, अगर इससे पहले देखें तो उनका सिर्फ इख्तियार इतना था कि वो रिकमेंडेशंस दे सकते थे, लेकिन उनकी इस रिकमेंडेशंस को जो है वो बकायदा तौर पर ऑर्डर ये हैसियत दे दी गई कि प्रेसिडेंट के लिए उसकी हैसियत रिकमेंडेशंस की नहीं है, बल्कि बाइंडिंग है वो प्रेसिडेंट पे। हाँ, अगर प्रेसिडेंट जो है कोई चीज समझता है कि इसमें इस तरह से तब्दीली होनी चाहिए या वो इस चीज से एग्री ना हो, तो उसे एक रिटर्न मतलब चीजों के लिहाज से ग्राउंड लिखनी होगी कि भाई मैं इस वजह से इसमें तब्दीली चाहता हूँ। तो ये इस केस की वजह से थोड़ा डिफर हुआ। तो ये नेम भी आप ये देख लें, ये आपके सामने है, जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये इस जो है वो अहम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक अहम केस भी समझा जाता है। तो इसका मकसद मतलब ये था, या माइंड में रखिए कि हम, इसका मकसद ये नहीं था कि जी प्रेसिडेंट की कुव्वत को काम करना था या उसे पॉइंट आउट करना था। इसके पीछे जो रीजन थी वो ये थी कि जो जजेस होते हैं या जो कोर्ट्स होती हैं वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि उनको कैसे लोग चाहिए। तो जब अपॉइंटमेंट्स के लिए वो लिस्ट भेजते हैं तो वो ज्यादा जानते हैं कि उनके दायरों को कैसे लोगों की जरूरत है। तो ये इसके पीछे जो सेंस थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। तो हमारा यहाँ से जो था वो शुरू हो रहा था। अ, ठीक है जी। लिखा है, द कोर्ट फर्दर रूल दैट द मोस्ट सीनियर जज वुड हैव legitimate expectancy of being appointed as chief justice except for concrete and valid reasons to be regarded by the president। अभी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में जो देखा जाए तो जो सीनियोरिटी है, ठीक है, उस चीज को मैटर किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है ये आपके सामने है, लिजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी। ठीक है जी, लिजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी। इसको मैं थोड़ा आपको कर भी देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो भी जाए कि मैं किस वर्ड की बात कर रही हूँ। देखिए ये आपके सामने है, लीजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो सीनियोरिटी की बेस पे जो है वो किसी शख्स को रखना। और उन्होंने कहा है कि जब चीफ जस्टिस की बात की जाती है तो हाई कोर्ट के, तो सीनियोरिटी को मद्देनजर रखना जरूरी है। और अगर इसके अलावा किसी पर्सन को रखा गया प्रेसिडेंट की तरफ से, तो फिर वो रीजंस बताएगा कि क्यों रखा उसने। अच्छा जी। As mentioned earlier, the procedure of appointment of judges in the High Court has been changed after the 18th and 19th Amendments. The judges of High Court are appointed by the Judicial Commission and Parliamentary Committee। अब ये आप माइंड में रखिएगा कि ये सेम जो ही चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। ठीक है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से पढ़ लिया है तो आप ये जान जाएं कि जी आप हाई कोर्ट को भी जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था ऊपर कि जुडिशल कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट्स की जिम्मेदारियां अंजाम देता है। ठीक है, और इसके साथ होती है पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि इसकी रिकमेंडेशंस को बाकायदा तौर पर देखती है और उसको सीक करती है। ठीक है, तो ये दो अदारे किस तरमीम के मरहूने मिन्नत है और कैसे सामने है, तो 18वीं और 19वीं अमेंडमेंट के बाद। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है जी। For appointment of judges of high courts, the Judicial Commission comprises the Chief Justice of Pakistan as chairman, with four senior most judges of Supreme Court, one former Chief Justice or a retired judge of the Supreme Court appointed by the chairman in consultation with the four-member judges of the Supreme Court, Attorney General for Pakistan, Federal Minister of Law and Justice, Chief Justice, and the most senior judges of the high courts, to which appoint in the is being made provincial minister of law and an advocate for 15 years standing, nominated by the respective provincial bar council as members। अब ये आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बता दी गई कि जी जो कमीशन है वो किन लोगों पर मुश्तमिल होगा। यही सेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी है। ठीक है जी।
तो ये लोग जो है ना इसके अंदर शामिल होंगे, इसको बकायदा तौर पर 1 2 3 करके नोट कर लें ताकि आपको आइडिया रह जाए। For appointment of Chief Justice, the requirement of most senior judge of the High Court as member of the commission is excluded। इसमें उन्होंने बताया है कि अपॉइंट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए ना, तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जिस मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट भी इसमें शामिल होंगे, तो वो कहते हैं उसके लिए जब चीफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे उसकी जरूरत नहीं होती। Once the Judicial Commission approves a new name for the appointment as Judge of High Court, it goes to an 8 members parliamentary committee that has equal representation of the government and the opposition, as well as the two houses, National Assembly and the Senate. And this committee has 2 weeks to review the recommendation। ये again हम पढ़ रहे हैं, हमने ये ऊपर भी पढ़ लिया हुआ है, सेम टू सेम यही चीज है। ऊपर से मुराद ये है कि जो पहले लेक्चर सुप्रीम कोर्ट का गुजरा है, इसका थंबनेल जो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। इफ द रिकमेंडेशन इज अप्रूव्ड, इट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर हु फॉरवर्ड द सेम टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। जब पार्लियामेंट्री कमेटी भी ओके कर देती है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर का मकसद होता है कि वो फॉरवर्ड करेगा इसको प्रेसिडेंट के लिए फॉर अपॉइंटमेंट। द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मे नॉट कन्फर्म द recommendations बाय 3/4 मेजोरिटी। अब जो recommendations सुप्रीम जुडिशल जो हमारा कमीशन है, जुडिशल कमीशन, उसकी तरफ से मिली है, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी इस चीज के लिए एग्री नहीं है, तो वो 3/4 मेजोरिटी के साथ जो है उसको कर सकती है। ठीक है। सो अगर यानी कि कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड में नॉट कंफर्म द रिकमेंडेशन बाय 3/4 majority, in which instance the decision is forwarded to the judicial commission through the prime minister, and the commission is then required to send another nomination। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि ये दोनों ही अदारे, यानी कि जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन चुके हैं, ठीक है, इनका बहुत अहम किरदार है, जिसके अंदर हमारा कमीशन और दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है द कोर्ट एक्सरसाइजेज रीजनल jurisdiction इन द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड appellate jurisdiction in the respect of judgments, orders of the subordinate courts in all civil and criminal matters। Appeal are also entertained against order judgments of social special courts, sorry, social नहीं special। A large number of cases are pending in various high courts। अब इसमें बताया है कि इसका तरीक़ाकार के कौन कौन सी चीजों को डील करती है। तो जुरिस्डिक्शन में उसमें बताया गया फंडामेंटल राइट्स के मामला को। अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि अपीलें सुनती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जजमेंट्स के खिलाफ अपीलें हो सकती हैं, ऑर्डर्स के खिलाफ अपीलें हो सकती हैं, ऑर्डर्स ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और वो ऑर्डर्स की जो सेंस है वो सिविल भी हो सकती है, वो क्रिमिनल भी हो सकती है, यानी कि दोनों तरह के मामला को हमारी हाई कोर्ट सुनती है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स के मामलात को भी देखती है। अब ये देखिए, इसमें कुछ मतलब दादोशुमार बताए गए हैं, लेकिन ये 2013 के हैं, इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है। इसका भी यही मकसद है कि वो बता रहे हैं कि एक कसीर तादाद जो है वो हाई कोर्ट्स के सामने पाई जाती है केसेस की। The High Court supervises and control are the courts subordinate to it. It appoints its own staff and frames rules of procedure for its as well as courts subordinate to it। अब हम अक्सर ये सुनते होते थे कि जी हुक्मनामा जारी करना हाई कोर्ट की तरफ से, तो हाई कोर्ट ये हुक्मनामे भी जारी करती है। तो हुक्मनामे जो अपनी सेंस में जारी करती है वो ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अपने मकासद के असूल के लिए और अपने जो है वो इनके हाई कोर्ट के मामला को चलाने के लिए हाई कोर्ट के पास खुद ये इख्तियार भी है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना ले, और जो कि बाइंडिंग होंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे भी। अपने भी बना सकती है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी बना सकती है। एन एक्सट्रीमली controversial provision, the constitution has had been the transfer of a judge from one high court to another without his consent or after consultation with the chief justice of Pakistan और प्रेसिडेंट, शायद प्रेसिडेंट का वर्ड ही आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स। अच्छा, इसमें एक अहम बात बताई गई है लास्ट में। वो कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन हमेशा तस्वुर की जाती है, जो कि जज की ट्रांसफर से रिलेटेड होती है। तो उसमें जो है वो कहते हैं, कहा गया है कि उसकी कंसेंट के बगैर और आफ्टर द कंसल्टेशन बाकी चीफ जस्टिस से पूछ के विदाउट उसकी कंसेंट जो है ना,
वो उस शख्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने इसमें बात बताई है कि इस तरह से हो सकता है। तो उसी का यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट्स, यहाँ तक हमारा स्टॉप हुआ था। नेक्स्ट मैं करने लगी हूँ। द ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेड सच अ ट्रांसफर सब्जेक्ट टू सच कंसेंट एज वेल एज कंसल्टेशन। अब वो कहते हैं जब 1973 के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी जो सही आर्टिकल था, वो जो ये चीज बता रहा है, वो कहता है कि जी इसके अंदर एक तो जज की अपनी कंसेंट, दूसरा कंसल्टेशन भी होना जरूरी है। तो अ प्रोविजन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1976। फिर एक तरमीम आई जो कि पांचवी तरमीम थी। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू ऑर्डर सच ट्रांसफर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एंड द प्रेसिडेंट ऑर्डर नंबर 14 ऑफ 1985 एक्सटेंडिंग सच पीरियड फ्रॉम 1 to 2 years। अब इसमें आपको पता है ये जो मामला चल रहा था, ये कौन सा दौर था। ठीक है, तो उस दौर में प्रेसिडेंट अपने आप को जो है वो पावरफुल करना चाहता था, तो उसने अपने पास दोबारा से तरमीम करके इख्तियार रखा कि जो सदर है वो जो जज को एक हाई कोर्ट से और दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकेगा। इसका दौरानिया 1 साल से 2 साल तक का होगा। ये उन्होंने खुद तरमीम की थी। जबकि हमारी जो रियल प्रोविजन ऑफ लॉ थी, हमारी जो रियल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसके अंदर एक जज की कंसेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने क्या किया कि फिफ्थ अमेंडमेंट के लिहाज से प्रेसिडेंट को इसका इख्तियार दिया था। अब वो कहते हैं दिस क्लॉज वाज हो एवर डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एंड द ओरिजिनल क्लॉज रिजोर्टेड। फिर उसके बाद 18वीं तरमीम आई, और 18वीं तरमीम के जरिए से इस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और ओरिजिनल क्लास जो थी जिसमें कहा गया था कि जज की कंसेंट भी मद्देनजर रखी जाएगी, उसको बहाल कर दिया गया। नाउ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट हिज कंसेंट एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ द बोथ हाई कोर्ट्स। अब देखें ये आपके सामने आ गया, यानी कि 18th अमेंडमेंट ने जो है वो जजेस को ये इख्तियार भी दे दिया, और उनकी जो ट्रांसफर के मामला थे उसको भी सिक्योर किया। तो ये आज का जो मेरा लेक्चर था, ये हाई कोर्ट के पूरी तमाम उसकी साख तंजीम, उसके जजेस की तादाद, उनके तरीक़ेकार कारकर्दगी, उसके ऊपर था। होपफुली कि आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा, इससे काफ़ी आपको नॉलेज मिला मिला होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर्स भी जो है वो मैं अपलोड करती रहूंगी इंशाल्लाह। हमने अपना जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।